गुड आफ्टरनून दोस्तों। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के तीसरे चरण में शुरुआत करते हैं। अब तक हमने पहले चरण वाले भी चर्चा कर दिया है, दो तीन पार्ट विदेश नीति भी हमने उल्लेख कर लिया है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का। नहीं, हमने अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत वाला भी उल्लेख कर दिया है। हमने यूएनओ वाला भी चर्चा कर रहे हैं, यूएनओ के दूसरे चरण में आ गए हैं। इसके पहले तक हमने कल तक, अगर आपने देखा होगा वीडियो में, तो कल तक हमने 1995 क्वेश्चंस तक, 95 तक नहीं, शीत युद्ध के चरण से शुरुआत करने वाले हैं आज से। नहीं, तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और सम्मेलन से आज से शुरुआत करेंगे। इसके पहले तक कल तक हमने यूएनओ के 925 नंबर क्वेश्चंस तक हम क्लियर कर चुके थे। ठीक है, आप पहले वाले वीडियोज में देख लीजिएगा। 926 नंबर क्वेश्चन से आज हम डिस्कशन करेंगे। और उस क्वेश्चंस का जो स्वरूप है, इस क्वेश्चंस का जो स्वरूप है, ठीक है, क्वेश्चंस का जो स्वरूप वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम सम्मेलन से, और जो भी सम्मेलन हो गया, संधि कुछ हो गया, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चंस रहेगा। चलिए, 926 नंबर क्वेश्चंस में देखते हैं कि शीत युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि शीत युद्ध का मतलब क्या होता है। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, तो एक ऐसे युद्ध की शुरुआत हुई जिसमें हथियारों का तो प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन लगातार ये संभावना बनी रही कि हथियार का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, अर्थात एक ऐसी ऐसा तनाव का दौर लंबे समय तक रहा। और 1945 से लेकर के जब 1991 तक का जो दौर रहा शीत युद्ध का, राउंड फिगर में 90 तक का जो दौर रहा, जो तनाव का दौर रहा, और लगा कि युद्ध हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। अर्थात एक ऐसा युद्ध जिसमें हथियार का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन एक राष्ट्र विघटित भी हो गया और दूसरा राष्ट्र सुपर पावर भी बन गया। ठीक है, तो शीत युद्ध 1945 में शुरुआत हुआ। हुआ तो था कि पोट्सडम सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन, ये सारे सम्मेलनों का उद्देश्य ये था कि जर्मनी पर कैसे नियंत्रण लगाया जा सके और कैसे धुरी राष्ट्रों को जिम्मेवार ठहराया जा सके। लेकिन यह एक नए युद्ध की शुरुआत हो गई, और वह युद्ध की शुरुआत थी शीत युद्ध, जिसमें दो विचारधाराओं की लड़ाई हुई। एक विचारधारा जो पूंजीवादी विचारधारा को मानता था, और एक विचारधारा जो साम्यवादी विचारधारा को मानता था। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि शीत युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी शुरुआत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी शुरुआत हुई 1945 में, मैंने भी कहा। दूसरा, यह अमेरिका तथा सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की ओर शीत युद्ध का कारण बना, ये भी सत्य है। और यही दो गुट बन गया, जो अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट बना, ठीक है, और सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट बना, जिसमें पूर्वी यूरोपियन देश, चीन, ये सभी साम्यवादी देश शामिल रहे। क्यूबा मिसाइल संकट जो 1962 में हुआ था, और क्यूबा जो है अमेरिका के पास का पड़ोसी देश है, और वहां पर मिसाइल स्थापित करा दिया था यूएसएसआर ने, अर्थात जो वर्तमान में रसिया है। ठीक है, इसलिए यह अमेरिका ने इसके अपने संप्रभुता के खिलाफ माना, और लगा कि अब तो युद्ध हो ही जाएगा। तो क्यूबा मिसाइल संकट इसका चरम बिंदु था। तो एक, दो और तीन, तीनों कथन सत्य है, तो इसलिए आंसर इसका डी है। शीत युद्ध के संबंध में, शीत युद्ध के घटनाक्रम का मिलान करना के लिए कहे, शीत युद्ध के घटनाक्रम को ट्रूमैन सिद्धांत, अच्छा ये आप समझिएगा, ट्रूमैन वहां के राष्ट्रपति रहे हैं। ट्रूमैन वहां के राष्ट्रपति रहे हैं, जिनका कार्यकाल 1945 से लेकर के, ट्रूमैन का कार्यकाल 1945 से लेकर के, ध्यान रखिएगा, और 33वें राष्ट्रपति रहे हैं ट्रूमैन। ठीक है, और इन्हीं के दौर में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। परमाणु बम का प्रयोग हुआ था, ट्रूमैन ने ही, ट्रूमैन के और ट्रूमैन ने ही दूसरे देशों को साम्यवादी व्यवस्था के, साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए, ध्यान रखिएगा, साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए ट्रूमैन सिद्धांत दिया था। और जिसके तहत आर्थिक सहायता दी जाती थी,
आर्थिक सहायता दी जाती थी। मार्शल योजना भी उसी प्रकार का है। मार्शल वहां के विदेश मंत्री थे और इन्होंने भी साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई। क्लियर। कोरिया युद्ध जो है, कोरिया युद्ध और वियतनाम का विभाजन, यह भी शीत युद्ध के दौर में ही हुआ था। यह भी शीत युद्ध के दौर में ही हुआ था। और अगर ये कहेगा तो 1950 के दौरान कोरिया युद्ध हुआ था और वियतनाम का जो 75 तक चला था। तो अगर कहेगा घटनाक्रम के सिद्धांत को, तो सबसे पहले ट्रूमन सिद्धांत आता है, बाद में मार्शल योजना आता है, फिर कोरिया युद्ध आता है और अंत में वियतनाम का विभाजन आता है। अगर क्रमिक रूप से अगर इसको देखा जाए तो इसका आंसर ऑलरेडी क्या हो जाएगा? ए है इसका आंसर। इसका आंसर ऑलरेडी ए हो जाएगा। क्लियर। शीत युद्ध, शीत युद्ध आगे भी चर्चा होती रहेगी। शीत युद्ध के बारे में असत्य कथन चुने, शीत युद्ध के बारे में असत्य कथन चुने। शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की, हथियारों की होड़ शुरू की शीत युद्ध ने, बात सही है। और इसके तहत परमाणु हथियारों का होड़ लगातार बढ़ गया। ठीक है, यह अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच विचारधारा को लेकर के युद्ध था, यह भी सत्य है। इसमें जर्मनी का एकीकरण नहीं, जर्मनी का विभाजन किया था, जर्मनी का विभाजन किया था, जर्मनी का एकीकरण नहीं किया था। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में तो दीवार खींच गई थी, जो शीत युद्ध का जो बना था, एक सिंबल बना था। और यही जर्मनी का एकीकरण, जब द्वितीय दो बार जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है, एक बार जर्मनी का एकीकरण जब प्रसा मिला, जब बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया, और एक जर्मनी का एकीकरण 1989 में हुआ जब बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। तो दो बार जर्मनी का एकीकरण हुआ है। जर्मनी का एकीकरण शीत युद्ध के विनाश का, शीत युद्ध के खत्म होने का एक ये था, ये दीवार का गिरना, बर्लिन की दीवार का गिरना। तो यहाँ पर इसने जर्मनी का एकीकरण नहीं किया था, जर्मनी का विभाजन किया था। क्लियर। अगर कहेगा जर्मनी का एकीकरण, तो जर्मनी का एकीकरण दो बार हुआ। एक 1871 में हुआ, जब प्रसा जैसे देश क्षेत्र है जो जर्मनी में जुड़ा, इसमें बिस्मार्क का बड़ा योगदान रहा। ठीक है। और एक जर्मनी का एकीकरण हुआ 1989 में, जब बर्लिन की दीवार का गिरा। बर्लिन दीवार का गिरना शीत युद्ध की समाप्ति का प्रतीक था और जर्मनी के एकीकरण का प्रतीक बना। क्लियर। तो इसमें आंसर ऑलरेडी क्या हो जाएगा? जर्मनी का एकीकरण, इसका सी हो जाएगा, कहा असत्य है। इनमें से कौन सा मिलान, इनमें से कौन सा मिलान उचित है, कौन सा मिलान सही है? एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि, एनपीटी ध्यान रखिएगा, एनपीटी 1970 में लागू हुआ, एनपीटी 1970 में लागू हुआ। परमाणु शक्ति संपन्न देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति देता है, सत्य है। साल्ट एक घातक हथियारों के और स्टार्ट वन घात परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने, ये दोनों यूएसए प्लस यूएसएसआर के बीच समझौता था। साल्ट वन और साल्ट एक, साल्ट वन जो है बुश और गोरबाचेव के बीच हुआ था। अगर कहेगा किसके बीच हुआ था, तो उस समय जो सीनियर थे, सीनियर जॉर्ज बुश प्लस गोरबाचेव के बीच में हुआ था। और स्टार्ट वन जो हुआ था, ये भी अमेरिका के बुश और प्लस येल्त्सिन के बीच में हुआ था। येल्त्सिन, जो बोरिस येल्त्सिन जो राष्ट्रपति बने थे, उनके बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि एनपीटी ये तीनों सत्य है बंधु, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। अच्छा, यहां पर देखिए सेंट्रल, आप देखिएगा सेंटो, इसके पूर्व में सेंटो की जगह सिएटो बना हुआ था। ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन है असत्य मिलान चुनना है, यहां पर इसके पहले सिएटो बना था, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। यह जो बना था 1954 में बना था, बाद में 1955 में सेंटो हो गया, बाद में 1955 में सेंटो हो गया, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसी सेंटो को बगदाद संधि भी कहते हैं।
बगदाद संधि भी इसी सेंटो को कहते हैं, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को यानी कि सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा माना गया था। अब बर्लिन की दीवार, अभी मैंने कहा ना कि बर्लिन की दीवार 1989 में गिरी थी और जर्मनी का एकीकरण उसके बाद हुआ था। क्लियर? तो जर्मनी का बर्लिन की दीवार का गिरना और जर्मनी का एकीकरण करना, ठीक है, यह शीत युद्ध की समाप्ति का प्रतीक था। तो इसमें तो तीनों सत्य है, इसलिए इसका आंसर ऑलरेडी असत्य हो जाएगा। अगर कहेगा बगदाद संधि कौन सा है, तो सेंटो, और उसके पहले क्या बना था, सिएटो बना था। इसको कहते हैं बगदाद घोषणा, ठीक है। इसका अच्छा, इसका मतलब था, सिएटो सेंटो का मतलब था कम्युनिस्ट विचारधारा के, ध्यान रखिएगा, कम्युनिस्ट विचारधारा के कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रसार पर रोकना, नियंत्रण लगाना, कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रसार पर नियंत्रण लगाना ही इसका मेन उद्देश्य था। अर्थात कैसे हम यूएसएसआर के विस्तार को, उसके विचारधारा को रोकने में हम कामयाब हो, इसीलिए इस संधि का निर्माण किया गया था। चलिए 930 नंबर क्वेश्चंस के बाद आते हैं 931 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि पीजीटी का एग्जाम है जो 15 को है, ठीक है, तो जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इसमें आज आईआर का सारा पार्ट खत्म हो जाएगा। क्लियर? इनमें से कौन सा कारण सोवियत संघ के विघटन का रहा? गोरबाचेव की सुधार नीति सोवियत संघ के विघटन का कारण मानी जाती है। रक्षा क्षेत्र पर अधिक खर्च, और इन्होंने ही पेरोस्त्रीका ग्लोसनास की अवधारणा दी। स्वतंत्रता और खुलापन, पेरोस्त्रीका और ग्लोसनास एक प्रकार का रशियन भाषा है जिसका मतलब है स्वतंत्रता और खुलापन, और इसके कारण जो यूएसएसआर का जो अन्य क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय जो क्षेत्र थे, जो रीजनल जो क्षेत्र थे, उनको स्वतंत्रता मिल गई और वहां पर स्वतंत्रता की अवधारणा का विस्तार हो गया। तो गोरबाचेव की सुधार नीति, रक्षा क्षेत्र पर अधिक खर्च हुआ, उन्होंने विकास कार्य की जगह, ये भी एक कारण रहा है सोवियत संघ के विघटन का। और संस्थाओं की निष्क्रियता भी एक कारण रहा है, क्योंकि समाजवाद, यहाँ पर नौकरशाही व्यवस्था बहुत अधिक प्रभावी हो गई थी, नौकरशाही व्यवस्था बहुत अधिक प्रभावित हो गई थी, तो सुधार नीति लागू ही नहीं हो पाया था सही से। ये तीनों कथन सत्य है। तो कह रहा कौन सा कारण सोवियत संघ के विघटन का कारण रहा है, तो तीनों सत्य रहा है, इसलिए आंसर ऑलरेडी 931 का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण माना जाता है। सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक कारण माना जाता है, कौन सा माना जाता है? गोरबाचेव का इस्तीफा? नहीं। राष्ट्रीयता तथा संप्रभुता के भाव का विस्तार, साम्यवादी व्यवस्था तो पहले से भी चल रही थी। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भाव का उत्पन्न जो हुआ, अब विशेष करके 15 जो राष्ट्र आप देख रहे हैं यूएसएसआर के विघटन का, यह एक बड़ा कारण रहा। और मैंने कहा ना, प्रेस्त्रीका और ग्लोसनास की अवधारणा ने इसे और बढ़ावा दे दिया। क्लियर? और यही सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। आप ना जब एनसीईआरटी का 12th क्लास का जब बुक खोलेंगे, तो एक एग्जाम एक टॉपिक है सोवियत संघ का विघटन और एक ध्रुवीय विश्व का निर्माण। बहुत इंपॉर्टेंट 12th क्लास का जो एनसीईआरटी है, बहुत बेहतर लिखा हुआ है। क्लियर? आप अधिकतर क्वेश्चंस आपको उसमें से मिल जाएंगे, ठीक है, इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही चाहिए। क्लियर? तो आप देखिएगा, तो राष्ट्रीयता तथा संप्रभुता के भाव का उभार ही उसका यूएसएसआर के विघटन का तात्कालिक कारण माना जाता है। अच्छा, सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या रहा? सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या रहा? ठीक है, क्या परिणाम रहा सोवियत संघ के विघटन का? तो कहता है कि 15, अरबी मैंने कहा ना, यूएसएसआर जो है 15 राष्ट्रों में विभाजित हो गया। 15 राष्ट्रों में, जब एक 15 राष्ट्रों में विभाजित हुआ, और जब कोई एक कमजोर होता है तो दूसरा अपने आप शक्तिशाली हो जाता है, तो एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हुई और उसमें सर्वशक्ति महाशक्तिशाली देश के रूप में यूएसओ की उत्पत्ति हुई। ठीक है, और नाम, नाम का मतलब होता है असंलग्नता की नीति, नाम का मतलब होता है असंलग्नता, ठीक है, की नीति, या इसी को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट
या गुट निरपेक्षता कहा जाता है। और गुट निरपेक्षता का जो निर्माण, वो गुट निरपेक्ष का निर्माण जो हुआ था संगठन का, वह था कि न तो हम यूएसए की तरफ जाएंगे और न हम यूएसएसआर की तरफ जाएंगे, यानी हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। जब गुट में, जब अब गुट ही नहीं बचा, यानी कि अब यूएसएसआर ही समाप्त हो गया, तो नाम के बारे में कहा गया कि अब इसकी भी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। ठीक है। हालांकि आज भी इसकी प्रासंगिकता उतनी ही है, बशर्ते अब नाम का बैठके ही बहुत कम हो पाती है। क्लियर। अब नाम में, हालांकि नाम में आज भी देखिएगा 122 देश अभी भी इस संगठन में शामिल हैं। तो इस पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए, नाम के प्रासंगिकता पर ही सवाल खड़े हो गए। और क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था डाउनफॉल में चली गई थी, यूएसएसआर डाउनफॉल में चला गया और पूंजीवादी व्यवस्था को में वृद्धि हुई, तो साम्यवादी व्यवस्था में भी गिरावट आ गई। तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य और ये भी सत्य है। यानी कि आंसर 1 2 3 4 आपको दिख रहा है, यानी सी हो रहा है, हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलें। निम्न घटनाक्रम को काल क्रमानुसार देखिए। देखिए अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान संकट जो है, यह दो बार आपको दिखेगा। एक दिखेगा 1979 से लेकर के, 1979 से दिखेगा, और दूसरा दिखेगा 2001 के बाद से। 2001 के बाद से जब अलकायदा का हमला हुआ था, तो दो अफगानिस्तान संकट आपको दिखेगा। क्लियर। एक 1979 में जब यूएसएसआर इंटर किया था अफगानिस्तान में, और निवासी तक जाते जाते वो बाहर भी चला गया। ठीक है। इसलिए अफगानिस्तान को महाशक्तियों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। बर्लिन की दीवार 1989 में गिरी थी। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी थी। यहाँ पर है जो रूसी क्रांति जो हुआ था 1917 में हुआ था, रूसी क्रांति। और यूएसएसआर का विघटन 1991 में हुआ। तो आपको सबसे पहला क्या दिखेगा? तो रूसी क्रांति सबसे पहले हुई थी, तो इसलिए रूसी क्रांति आपको पहले रखना पड़ेगा। दूसरा है अफगानिस्तान संकट। दूसरा है अफगानिस्तान संकट, और अफगानिस्तान संकट आप 1979 की बात हो रही है, तो अफगानिस्तान संकट मैंने यूएसएसआर जो उस समय हावी हुआ था, तो ये भी सही है। बर्लिन की दीवार 1989 में गिरा था, यूएसएसआर 1991 में आया। तो इसका आंसर, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। और याद कीजिएगा, यही रूसी क्रांति जिसमें न्याय को प्रमुखता दी गई थी, और जिसमें बोल्शेविक पहली बार कार्ल मार्क्स के नीति को लागू किया गया था रूसी क्रांति में ही। और बोल्शेविक दल सत्ता में आया था जिसके प्रमुख थे लेनिन। लेनिन। ठीक है। तो रूसी क्रांति जिसने जार के शासन को समाप्त कर दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन में आइए। इनमें से कौन सा मिलान सत्य है? इसमें से कौन सा मिलान सत्य है? तो शॉक थेरेपी, सुधार की शुरुआत यहीं से हुई थी। सुधार की शुरुआत जो है शॉक थेरेपी से ही। गोर्बाचेव आर्थिक मॉडल है, वार्सा सैन्य समझौता है, और यह किया था यूएसएसआर ने। नाटो के खिलाफ जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो एक सैन्य संगठन है, और जिसके खिलाफ वार्सा पैक्ट बना था। वार्सा पैक्ट बना था। क्लियर। और यही वार्सा पैक्ट जो है, आपको ध्यान रखिएगा, तो ये एक सैन्य समझौता था जो यूएसएसआर ने, गोर्बाचेव ने सुधार नीति लाई थी, और इसने पेरोस्त्रिका पेरोस्त्रिका प्लस आपका ग्लोसनास की अवधारणा दी थी, जिसमें स्वतंत्रता और खुलेपन का सिद्धांत लाया गया था। तो इसमें ए बी सी डी चारों सत्य है बंधु, चारों सत्य है। इसलिए कह रहा है कौन सा मिलान सत्य है? कौन सा मिलान सत्य है? तो 1 2 3 और 4 मिलान सत्य है, इसलिए आंसर ऑलरेडी ए हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलें। 936 नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलें, तो दिख रहा होगा क्वेश्चंस नंबर 936। ठीक है। 936 नंबर क्वेश्चंस दिख रहा होगा कि नाम के संबंध में मैंने कहा ना, नाम एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, और जिसमें 5 सदस्य, जिसमें 5 देशों ने इसमें भाग लिया था। और उन्होंने बेलग्रेड में, जब पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, उसी के नाम से उसी उसी दौरान में ये बना था। अच्छा, ये नाम जो है ना,
पृथकतावादी नीति नहीं है, यह स्वतंत्र विदेश नीति का उदाहरण है कि हम अपने हितों को पूर्ति करने के लिए न तो हम यूएसए की तरफ जाएंगे और न हम यूएसएसआर के गुट की तरफ जाएंगे। हम किसी गुट का समर्थन नहीं करेंगे और न हम मिलेंगे। जहां तक मेरा हित, तो हम यूएसए से भी अपना हित साधेंगे और यूएसएसआर से भी अपना हित साधेंगे। आज तक भारत इस नीति को फॉलो कर रहा है। इसलिए देखिएगा कि जब रशिया यूक्रेन संकट आया तो भारत ने न तो अमेरिका के दबाव में भारत आया और न ही रशिया के दबाव में आया, नहीं, और नाम को लेकर के नाम को ही आधार बनाया। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है यह 1900 बेलग्रेड में, युगोस्लाविया के बेलग्रेड में ही संपन्न हुआ था, लेकिन यह हुआ था 1961 में हुआ था। इसने एशिया, लातीन अमेरिका, यूरोप ऑलरेडी दो भागों में बटा हुआ था। एक पूंजीवादी व्यवस्था वाला भाग था और एक साम्यवादी व्यवस्था वाला विचारधारा था। तो पहली विचारधारा में पश्चिमी यूरोप शामिल था और दूसरी विचारधारा में आपको दिखेगा कि पूर्वी यूरोप शामिल था। तो यूरोप ये तीसरा विकल्प था ही नहीं। एशिया में कई देश शामिल हुए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि युगोस्लाविया वगैरह इसमें शामिल हुआ था, युगोस्लाविया इसमें शामिल हुआ था। लातिन अमेरिका में भी आपको मतभेद दिखेगा। इसीलिए इसमें अधिकतर देश तो उनके कभी दिया ही नहीं। भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है, भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है। कथन तो यह तो असत्य हो जाएगा, ये तो 61 में हुआ था, गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प ये एशिया, लातिन अमेरिका तथा यूरोप को तीसरा विकल्प दिया और भारत इसका संस्थापक देश। तो यूरोप इसमें शामिल नहीं होगा बंधु। तो इसका संस्थापक सदस्य देश कौन रहा है? तो भारत इसका संस्थापक सदस्य देश रहा है। और आप पांच तो देखते हैं ना, मिस्र, इंडोनेशिया, आपका मलेशिया, है ना, आपका ये घाना, सॉरी मलेशिया की जगह घाना, युगोस्लाविया और भारत, ये पांचों इसके संस्थापक सदस्य देश रहे हैं। तो 936 में सी हो जाएगा। क्लियर। नाम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन चुने। यह पृथकतावादी नीति और तटस्थतावादी नीति दोनों में अंतर है। पृथकतावादी नीति का मतलब होता है हमें पीछे हट जाना, हमको हट जाना, किसी का समर्थन, ये भागना। पृथकतावाद का नाम पृथकतावादी नीति नहीं है, यह तटस्थतावादी नीति। दो पक्षों के बीच तटस्थ रहना और स्वयं अपने संप्रभु राष्ट्र होने के नाते स्वयं निर्णय करना। तो पृथकतावादी नीति नहीं है, यह असत्य है। क्लियर। यानी यह असत्य कथन चुना, पृथकतावादी नीति नहीं, यह तटस्थतावादी नीति है। इसमें शामिल देश को अल्प विकसित देश का दर्जा। इसमें ज्यादातर नव स्वतंत्र राष्ट्र ही शामिल रहे और सबके सब उस समय नए जो स्वतंत्र राष्ट्र थे वह सभी अल्प विकसित देश थे। और इन्होंने नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक यानी कि नियो को जन्म दिया। नियो को, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये व्यवस्था को जन्म देने पर जोर दिया। क्लियर। और यह था कि लियो में सुधार करना था, यानी कि जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही है, लिबरल व्यवस्था, जिस पर विकसित देशों का प्रभुत्व है, विकसित देशों का प्रभुत्व है, या विकसित देश में किसका? तो जो आईएमएफ संस्था है, जो वर्ल्ड बैंक संस्था है, जो गैट संस्था है, इन संस्थाओं में सुधार करने के लिए नियो की अवधारणा दिया गया था, नियो की अवधारणा दिया था। यह नाम में शामिल था, यह बाद में आया, शुरुआत में नहीं आया था, लेकिन अवधारणा दिया था। लेकिन कह रहा असत्य कथन चुनना है, तो असत्य कथन कौन हो जाएगा? तो पृथकतावाद की नीति असत्य है, यह तटस्थतावाद की नीति है, इसलिए इसका आंसर ए है। क्लियर हो गया? ठीक है, हम एक एक पार्ट का मैं डिस्कशन करते चल रहा हूं और आगे भी देखिएगा। तो अभी मैंने कहा ना कि कौन सा, अगर इसके, तो इंडोनेशिया के सुकार्नो संस्थापक सदस्य देशों में घाना के वाने एनक्रुमा, नासिर टीटो मिस्र के, अब नासिर अब्राज टीटो युगोस्लाविया के, और भारत के नेहरू, इन पांचों ने है जो नाम के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई, संस्थापक सदस्य देश थे। तो ये कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 सभी। ठीक है।
₹939 क्वेश्चंस का अगर डिस्कशन करें तो गुट निरपेक्षता का अर्थ है, तो यह स्वतंत्र विदेश नीति है गुट निरपेक्षता। और मैंने कहा ना कि स्वतंत्र विदेशी नीति का एक रूप है जो तटस्थतावाद से प्रभावित है। यह पृथकतावाद नहीं है, यह तटस्थता को स्थापित करता है। अब भारत ने इस स्वतंत्र विदेश नीति का कई बार सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। तो 1 और 3 यानी कि इसका आंसर बी। क्लियर। सोचिए कि अगर एक क्वेश्चन अगर अच्छे से डिस्कशन कर लिया जाए तो आसानी से कवर हो सकता है। नाम के संबंध में, नाम के विकास क्रम में कौन सा क्रम उचित है? नाम के विकास में, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के विकास में कौन सा क्रम उचित है? पहले सम्मेलन में आर्थिक मुद्रा, आर्थिक व्यवस्था प्रमुख नहीं था। 90 के दशक में आर्थिक मुद्दा, मुद्रा नहीं आर्थिक मुद्दा प्रमुख नहीं था। 90 के दशक में आर्थिक मुद्दे प्रमुख रहे, नियों का मुद्दा कमजोर पड़ा। तो कह रहा है कौन सा क्रम उचित है, कौन सा क्रम उचित है? तो देखिए मैंने कहा कि नाम जब 1961 में नाम जब बना तो नाम का मुख्य उद्देश्य था किसी भी गुट में, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, शामिल नहीं होना, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करना। यहाँ पर आर्थिक मुद्दा था ही नहीं, आर्थिक मुद्दा था ही नहीं। तो शुरुआत में आर्थिक मुद्दा प्रमुख था ही नहीं, लेकिन बाद में 90 के दशक जब यूएसएसआर का विघटन हो गया और जब इसकी प्रासंगिकता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े हुए तो एक प्रमुख कहा कि नहीं जी 100 से अधिक देश इसमें शामिल हैं, तो क्यों नहीं इसमें आर्थिक रूप से विस्तार को बढ़ावा दिया जाए। अच्छा, उसमें कुछ का झुकाव साम्यवादी व्यवस्था की तरफ था, कुछ का झुकाव पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ था। तो आर्थिक मुद्दे तो प्रमुख बने, ले और उसमें नियो जो सुधार का एक क्रम माना गया था, अमेरिका के दबाव में नियो का मुद्दा ऑलरेडी कमजोर पड़ गया। और आज भी समय समय पर नियो का मुद्दा उभरता है और साउथ साउथ डायलॉग को लेकर के भारत इधर थोड़ा सा अग्रसर भी रहा है। और G20 में देखा होगा कि अफ्रीकन देशों को भी शामिल किया है। अब भारत इधर साउथ साउथ यानी साउथ देशों का प्रमुख देश के रूप में अग्रसर उदित हुआ है, अगुआ बन करके आया है। क्लियर। तो इसका आंसर ऑलरेडी 1 2 3 है। नाम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन चुने। नाम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन चुने। क्लियर। अब देखिए तो नाम के संबंध में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के शीत युद्ध के प्रसार को रोकना। अच्छा शीत, क्योंकि यह किसी गुट में शामिल ही नहीं हुआ था, नाम के सदस्य, नाम के जो भी देश थे, इसे शीत युद्ध का बहुत दुनिया में बहुत, हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि प्रसार नहीं हुआ, कोरिया युद्ध में प्रसार हुआ, वियतनाम में प्रसार हुआ, जापान में प्रसार हुआ, ठीक है, आपको अफ्रीका में भी प्रसार देखने को मिलता है, लेकिन यह अधिकतर देश जो भी इसमें सदस्य राष्ट्र बने थे वहां तक यह नहीं फैला था। तो शीत युद्ध को प्रसार रोकने में सफल रहा। कुल 18वें सम्मेलन में 122 सदस्यों ने भाग लिया, ये भी सत्य है। या महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन है, ये भी सत्य है। और यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा भी गया है, ठीक है। तो इसका तो हाल ही में 18वें सम्मेलन 100 ये अजरबैजान में मेरे ख्याल से हुआ था 18वां सम्मेलन, एक बार देख लीजिएगा। क्लियर। तो इसका आंसर ऑलरेडी क्या हो जाएगा, एक से अधिक है तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए 942 नंबर क्वेश्चन में आइए, 942 नंबर क्वेश्चन में आइए। तो कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा कथन नाम के उद्देश्यों में नहीं आता है? नाम मतलब असंलग्नता की नीति यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के उद्देश्यों में नहीं आता है। वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति को अपनाना ये आता है। तटस्थ नीति को स्थापित करता है। किसी भी सैन्य संगठन में शामिल न होने से रोकना, किसी भी गुट में शामिल न, तो इसे नाटो में या वार्सा पैक्ट में। वैश्विक आर्थिक असमानता पर ध्यान समाप्त करने पर ध्यान देना है, नहीं, यह गुट में शामिल न होने की बात करता है। गुट में शामिल होने, गुट में शामिल न होने पर जोर देता है, न कि वैश्विक आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर जोर देता है, ठीक है। तो यह ऑलरेडी इसका आंसर ये असत्य हो जाए, कतन नहीं आता तो सी नहीं आता इसके उद्देश्यों में। डोमनी सिद्धांत बड़ा फेमस है। डोमनी सिद्धांत मार्शल योजना का ही देन है। डोमनी सिद्धांत जो है, जो तत्कालीन जो राष्ट्रपति रहे मार्शल, उन्हीं के दौरान में डोमनी सिद्धांत लाया गया था, ध्यान रखिएगा। और इस सिद्धांत के तहत
इस सिद्धांत के तहत, डोमनी सिद्धांत के तहत, या मार्शल बोल रहा हूं, ट्रूमैन ट्रूमैन राष्ट्रपति द्वारा डोमनी सिद्धांत को लाया गया था, और इसका उद्देश्य था ग्रीस तथा तुर्की को तुर्की को सैन्य सहायता देना। या इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि यदि इसका मेन उद्देश्य था साम्यवादी विस्तार को रोकना। और यही था कि यदि अगर सोचिएगा कि अगर हम यहाँ पर साम्यवाद एक क्षेत्र में विकसित करेगा, तो धीरे धीरे उस साम्यवाद का उस क्षेत्र में प्रसार हो जाएगा। इसलिए इस सिद्धांत को 1975 में वियतनाम में लागू करने की बात हुई थी। ठीक है, और उसके संबंध में उस समय भी वियतनाम में इस सिद्धांत को लाया गया था। और वियतनाम में जो लाया, आइजन हावर, जो ट्रूमैन के बाद राष्ट्रपति बने थे आइजन हावर, उन्होंने भी इस सिद्धांत को बढ़ावा दिया था। तो इसको वियतनाम से संबंधित है यह सिद्धांत। ठीक है, यूरोपीय देशों की आर्थिक सहायता से नहीं है, ट्रूमैन तो है ही, साथ साथ मार्शल योजना भी है, कोरिया से भी नहीं है। तो वियतनाम में, इसलिए वियतनाम को दो भाग वियतनाम टूट गया था, पूर्वी वियतनाम और पश्चिमी वियतनाम, दो भागों में टूट गया था। पूर्वी, इसको कहते हैं इंडो चाइना में इसका प्रयोग किया गया था, इंडो चीन वियतनाम को कहा जाता है। तो इंडो चीन में डोमिनो सिद्धांत को लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य था साम्यवादी विस्तार को रोकना, ताकि, और उसके तहत शुरुआत में ग्रीस और तुर्की को सैन्य सहायता भी दी गई थी। क्लियर हो गया? तो आपको डोमिनी सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ, तो कहेगा ट्रूमैन से जुड़ा हुआ है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ में शामिल नहीं था। अच्छा, शीत युद्ध के दौरान सोवियत यूएसएसआर में कौन सा गुट शामिल नहीं था? तो मैंने कहा पूर्वी यूरोप तो शामिल था, चीन शामिल था, और वियतनाम भी। तो इसीलिए तो ट्रूमैन सिद्धांत, डोमिनी सिद्धांत लागू हुआ था कि वियतनाम को अलग कर देना। तो पश्चिमी वियतनाम और पूर्वी वियतनाम, जो पूर्वी वियतनाम साम्यवादी व्यवस्था से प्रभावित था। तो यहाँ पर आंसर ऑलरेडी क्या हो जाएगा, शामिल नहीं था, तो तीनों शामिल था, तो इसलिए आंसर यहाँ पर ई है। शीत युद्ध के दौरान यूएसए गुट में शामिल राष्ट्र था, वहां यूएसएसआर है और यहाँ यूएसए है। पश्चिमी यूरोप शामिल था। ठीक है, मलेशिया पर भी प्रभाव था और सऊदी अरब पर भी प्रभाव था। भारत शामिल नहीं था, भारत तो नाम को अपना रखा था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अपना रखा था। तो भारत किसी भी देश में शामिल नहीं, किसी भी गुट में शामिल नहीं था। तो 945 का आंसर 1, 2 और 4 हो जाएगा, अर्थात 1, 2 और 4 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। शीत युद्ध के प्रथम चरण, अब यहां ध्यान रखिएगा, शीत युद्ध का प्रथम चरण की मैं बात, शीत युद्ध जो है वह 3 चरणों में शीत युद्ध को बांटा जा सकता है, 3 चरण में। 1945 से लेकर के 1958 या 52 तक, फिर 1968 और फिर 1990 तक है। इसको हम बांटते हैं 1945 से लेकर के, मुझे एक थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हाँ, 1945 से लेकर के 1962 तक, 1962 से लेकर के 1968 तक, और 1968 से लेकर के 1990 तक। ठीक है, यह 3 चरणों में, अच्छा 3 चरण में इसमें ट्रूमैन बड़ा हावी रहे थे, इसी में ट्रूमैन सिद्धांत लागू हुआ था, ट्रूमैन सिद्धांत लागू इसी में हुआ था। इसी में नाम का गठन हुआ, नॉन एलिमेंट मूवमेंट की स्थिति आई, और इसी में क्यूबा मिसाइल संकट भी हुआ, क्यूबा मिसाइल संकट भी इसी में आया था। क्लियर? इसमें भी एक बड़ा चरण रहा। अब भारत चीन युद्ध तो आप देख ही रहे हैं, और इसमें भी यूएसएसआर अफगानिस्तान संकट इसी में आया था, अफगानिस्तान संकट। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। अमेरिका ने डॉलर कूटनीति को बढ़ावा दिया शीत युद्ध के पहले चरण में, और मैंने लियो की स्थापना किया, लियो को बढ़ावा दिया। ठीक है, जिसमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और गैट को स्थापित किया। सोवियत संघ का आर्थिकी आधुनिकीकरण इसी दौर में आया था, पहले चरण में ही। और नाटो का निर्माण 1949 में हुआ था। तो अगर चरण बांटेगा तो 3 चरण में शीत युद्ध को बांटेंगे, 1945 से 62 में, 1962 से 68 में, और 1968 से 90 में, 1969 भी बोलते हैं, 1969 से 90 के दौर में बांटेंगे।
तो साल के अनुसार बांट सकते हैं। तो प्रथम चरण की विशेषता नहीं है। क्वेश्चंस कह रहा है कि प्रथम चरण की विशेषता नहीं है, तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो इसका आंसर ऑलरेडी क्या हो रहा है? ई। क्लियर। शीत युद्ध के द्वितीय चरण की विशेषता है। अब द्वितीय चरण कब से शुरू हुआ है? तो 1962 से 1968 तक द्वितीय चरण की शुरुआत हुई। 1968 तक माना जाता है। क्लियर हो गया। यूएस सहयोग को बढ़ावा मिला। अब परमाणु अप्रसार संधि पर दोनों महाशक्तियों का परमाणु अप्रसार संधि मतलब एनपीटी। परमाणु अप्रसार संधि का मतलब था एनपीटी की स्थापना हुई थी। परमाणु अप्रसार संधि का मतलब था एनपीटी। और एनपीटी जो लागू हुआ था ना बंधु, 1970 में लागू हुआ। एनपीटी पर 1970 में लागू हुआ। और लेकिन हस्ताक्षर बोल रहा है, हस्ताक्षर 68 में ही हो गए थे। हस्ताक्षर जो है 1968 में हुआ, लागू हुआ था 1970 में। इसलिए ये भी सही है, ये भी सही और ये भी सही है। और इसके बीच में ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ सहयोग को बढ़ावा, सहयोग नहीं बढ़ा था। इसके बीच में तो बहुत ज्यादा विवाद भी क्रिएट हुआ था। सी इसका आंसर है तो डी। ये सत्य है और ये भी सत्य है, ए और डी सी सही है। सोवियत संघ और यूएसए के बीच सहयोग को बढ़ावा नहीं मिला था। क्लियर। हाँ, ये जरूर था कि क्यूबा मिसाइल संकट अब नहीं रहा। और ध्यान रखिएगा कि यूएसएसआर ने है जो क्यूबा से अपने मिसाइल को वापस ले लिया था। ठीक है। और क्यूबा उस समय जोड़ भी दिया था। तो ये चीजें सही यहाँ पर हो सकता है कि यूएसएसआर और क्यूबा, जो क्यूबा मिसाइल संकट को दूर करने में इन दोनों ने थोड़ा सा कदम उठाया था। और इसी को डिट्रेंस पॉलिसी भी बोला गया, डिट्रेंस पॉलिसी भी बोला गया था। तो ये भी सत्य है, ये भी सही है। तो ए बी और सी तीनों सत्य है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। ऐसे ए भी सही है और सी भी सही है, तो अपने आप आंसर डी था, लेकिन बी भी सही है। चलिए, शीत युद्ध के तीसरे चरण की प्रमुख विशेषता है तीसरे चरण का। 1969 से 90 तक रहा तीसरा चरण। 1969 से 90 तक तीसरा चरण रहा। तो हमने अभी कहा ना कि इसका तीसरा चरण 1969 से 1990 तक रहा। यूएसए का अफगानिस्तान में प्रवेश हुआ। यूएसए नहीं बंधु, यूएसएसआर अफगानिस्तान में आया था। 1979 में यूएसएसआर आया था। क्लियर। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने अफगानी स्टार वार की अवधारणा दी थी। रोनाल्ड रीगन ने, ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 948 का। ठीक है। तो यह जो आया था, ये तो अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने स्टार वार का नारा दिया था। ये सत्य है और ये भी सत्य है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। यूएसए ने नहीं, यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया था। क्लियर। हाँ, यूएसए ने अफगानिस्तान में है जो वहां के जो यूएसएसआर को रोकने के लिए हथियार प्रोवाइड किए थे, हथियार प्रोवाइड किए, लेकिन यूएसए प्रत्यक्ष रूप से नहीं गया था। वह अप्रत्यक्ष रूप से हथियार का सहायता दे रहा था। क्लियर। इसीलिए यह स्थिति आएगी। चलिए, इनमें से कौन सा राज्य बाल्टिक देश नहीं? अच्छा, बाल्टिक राज्य नहीं है। बाल्टिक राज्य जो, अच्छा, यूएसएसआर का जब विघटन हुआ था, यूएसएसआर का विघटन हुआ था, ध्यान रखिएगा, यूएसएसआर का विघटन हुआ था। तो यूएसएसआर में 15 स्टेट बने थे। उसमें एक स्टेट था, बाल्टिक स्टेट भी था। और बाल्टिक स्टेट में 3 स्टेट माने जाते हैं, ऐसे नॉर्वे भी था। तो बाल्टिक स्टेट में 3 स्टेट माने जाते हैं, लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया। ये तीनों स्टेट बाल्टिक स्टेट के देश माने जाते हैं। अजरबैजान नहीं है। यह तीनों होगा। तो बाल्टिक स्टेट में नहीं है, तो अजरबैजान नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। और बाल्टिक स्टेट में पूछा जाए कौन है, तो लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया है। क्लियर। पेरोस्त्रिका और ग्लासनोस का तात्पर्य मैंने अभी कुछ देर पहले कहा। पेरोस्त्रिका और ग्लासनोस जो स्वतंत्रता और खुलापन को स्थापित करता है, बढ़ावा देता है। स्वतंत्रता और खुलापन, यह गोरबाचेव नीति से प्रभावित है, गोरबाचेव नीति से प्रभावित है। खुला ये
ठीक है। और इन्होंने सुधार की नीति अपनाई थी, तो यूएसएसआर में उदारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए ही इस नीति को लाया गया था, प्रोस्त्रिका और ग्लोसनास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 951 में, क्वेश्चन नंबर 951 में, सोवियत संघ के विघटन का विश्व पर निम्नलिखित कौन सा प्रभाव नहीं पड़ा? जब सोवियत संघ के विघटन का नहीं पड़ा है तो एक ध्रुवीय यूएसए, एक ध्रुवीय विश्व के निर्माण बन गया, उदारवादी यानी पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा मिला, और निर्जातीय संघर्ष का विस्तार नहीं हुआ। निर्जातीय संघर्ष नहीं हुआ, लेकिन यूएसएसआर का विघटन तो दो हुआ ही। यूएसएसआर का 15 राष्ट्रों में नए भू राजनीतिक परिवर्तन हुए, पूंजीवाद साम्यवादी व्यवस्था डाउनफॉल में चली गई, पूंजीवादी व्यवस्था बहुत तेजी से उभरी नहीं, और आपका देखिए एक ध्रुवीय विश्व यूएसए सुपर सब पावर के रूप में उभर गया। तो नहीं पड़ा है तो निर्जातीय संघर्ष का विस्तार नहीं हुआ था, तो यह आंसर हो जाएगा सी। डिफेंस पॉलिसी का मतलब तनाव शैथिल्य से है। डिफेंस पॉलिसी को हम तनाव शैथिल्य मानते हैं। तनाव शैथिल्य, इसको आम भाषा में तनाव शैथिल्य बोलते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम पर हमला हुआ, यानी तनाव को दूर करने का, डिफेंस मतलब तनाव को दूर करने की स्थिति थी, और यदि हम पर हमला हुआ तो हम पलटवार जबरदस्त करेंगे। यदि हम पर हमला हुआ तो हम पलटवार जबरदस्त करेंगे, यानी कि दोनों के बीच हथियारों के प्रयोग, तो हथियार तो है लेकिन दोनों एक दूसरे से डर रहा है, तब पलटवार होने की क्षमता ही, पलटवार की क्षमता ही ये है डिफेंस पॉलिसी मानी जाती है। इसी से तनाव शैथिल्य भी बढ़ा, यानी कि तनाव है जो स्थिर हो गया था। इनमें से कौन सा का हथियारों के विकास का कारण नहीं है? व्यापार का बढ़ना, कई सारे देश है जो इसको बढ़ावा देते हैं, खास करके अमेरिका, तो इसमें बहुत सारे जितने भी देश है वह व्यापार को बढ़ावा देने में, हथियारों के व्यापार को बढ़ावा देने में बड़ा ये विकास करते हैं। राज्य की सुरक्षा की अवधारणा भी हथियारों के विकास का कारण है। ठीक है, मानवीय विकास नहीं, हथियार कभी मानवीय विकास नहीं करता है, यह हमेशा यह मानव का विनाश ही करता है, इसलिए इसका आंसर ऑलरेडी सी है। परमाणु हथियारों को एटम ऑफ पीस किसने कहा था? आइजनहावर। और यही आइजनहावर जो ट्रूमैन के बाद बने थे, आइजनहावर, और जिन्होंने ओपेनहाइमर, इन्हीं के ओपेनहाइमर जो इनके दौर में आया था, एक मूवी भी आई थी ओपेनहाइमर, ठीक है, परमाणु बम के विस्तार निर्माण का। ठीक है, तो एटम फॉर पीस की अवधारणा जो दिया था ओपन आइजनहावर नहीं दिया था। ठीक है, और 955 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 955 में, इनमें से कौन सा मिलान असत्य सत्य है? कौन सा सत्य मिलान चुनना है? परमाणु प्रसार नहीं है, अप्रसार है। परमाणु प्रसार संधि नहीं, अप्रसार संधि है। परमाणु संरक्षण संधि नहीं है, यह न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है। परमाणु आपूर्ति समूह है, ये ग्रुप है। और सिट्यूट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड करा, कौन सा मिलान सत्य है? तो आंसर ऑलरेडी द सत्य, तो सी हो जाएगा, सत्य है। यह दोनों असत्य है बंधु। क्लियर? तो 955 तक क्वेश्चन जो है हमने इस वीडियो में आपको दिया है, ताकि आपको बार बार लंबा लंबा ना हो और छोटे छोटे वीडियोस में हम लोग कवर कर पाए। तो 955 तक हम कवर कर चुके हैं। 955 के बाद यानी कि 956 से जो है अगले वीडियोज में हम आपको इसके बारे में चर्चा करेंगे। जल्दी आ जाएगा आपके पास ये नया वाला वीडियो। ठीक, आप लोग इसका प्रयास कीजिए, इसके सारे क्षेत्रों को देखिए, डायमेंशंस को देखिए, और फिर इसका लाभ उठाइए। सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर से, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे को लाभ मिल सके। धन्यवाद।